ऐसा क्वेश्चन है, सेम इक्विलैटरल ट्रायंगल है and there are three masses at the vertices of equilateral triangle of each side L and one of the side के mid point पे मास रख दिया point P पे, m मास रख दिया. all masses are same. तीन मास तो कॉर्नर पे हो और एक मिड पॉइंट पे. फाइंड नेट फोर्स on the point mass placed at midpoint P due to other masses. We have to calculate force on this mass. तो आप ये देखिए, ये मास बिल्कुल इसके सामने है, तो दिस मास विल अप्लाई फोर्स इन दिस डायरेक्शन. ये वाला मास इस तरफ और ये वाला मास इस तरफ. ये फोर्स का मैग्नीट्यूड F1 इक्वल होगा, ये दोनों मास बराबर फोर्स लगाएगा, इस पे कैंसिल हो गया. सिर्फ ये फोर्स जो लगाएगा F2 वही होगा नेट फोर्स. ये मास और ये मास जो फोर्स लगा रहा है दैट इज कैंसिल्ड, तो कुछ मेहनत करना ही नहीं है. Only you have to write force due to this mass. Force F2 equals, that is F net G m1 m2 by r square. R square is h square. h जो है इस ट्रायंगल का हाइट है, जो तुरंत निकल जाएगा h स्क्वायर. कैसे निकलेगा? दिस एंगल इज 60 डिग्री, so sin 60 degree is h by l. तो यहाँ से आ गया h इक्वल्स l sin 60 मीन्स √3/2. तो ये हो गया gm स्क्वायर और h स्क्वायर हो गया 3l स्क्वायर बाई 4. तो 4gm स्क्वायर बाई 3l स्क्वायर. दिस इज द आंसर. इस क्वेश्चन का मीनिंग क्या हुआ? दिस इज अ सर्कल और इसमें देखिए ये सेंटर है एंड assume that एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है जो इसके अंदर है, इस तरीके का. दिस इज द इक्विलैटरल ट्रायंगल. यहाँ है सर्कल का सेंटर, यहाँ पे. each side of the triangle is A और इसके वर्टाइसेस पे मास. जैसे सोलर सिस्टम में 9 प्लैनेट्स हैं, यहाँ पे 3, ये तीनों को प्लैनेट आप मान लीजिए, और तीनों को अगर कुछ वेलोसिटी देके छोड़ दिया जाए, ऐसे v वेलोसिटी, इसको भी v वेलोसिटी, इसको भी v वेलोसिटी, ऑल 3 आर आइडेंटिकल. इसको भी v वेलोसिटी दे दिया गया, इसको भी v वेलोसिटी, इसको भी v वेलोसिटी टेंजेंशियली. they will keep on moving due to gravitational force of attraction on each other. इस पे इन दोनों का फोर्स लग रहा है, इस पे इन दोनों का फोर्स लग रहा है, और इस पे इन दोनों का फोर्स लग रहा है. तो ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दे विल कीप ऑन मूविंग. तो v की वैल्यू क्या होनी चाहिए इन टर्म्स ऑफ a के टर्म्स में? इस स्पीड का वैल्यू निकालना है. तो देखिए यहाँ पे करना क्या है, ये सर्कुलर मोशन का केस हो गया. वी कैन कंसिडर एनी वन पार्टिकल. इसके लिए दोनों फोर्स लगाएंगे, इसके लिए दोनों फोर्स लगाएंगे, आइडेंटिकल कंडीशंस है. तो इस पार्टिकल के मोशन पे अगर फोकस करें तो इट इज मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस r. दिस इज द रेडियस r. इस पार्टिकल के लिए ये रेडियस है, इस पार्टिकल के लिए ये रेडियस. तो तीनों पार्टिकल के लिए तो सेम रेडियस. अब कोई एक पार्टिकल इसको अगर कंसिडर करें तो इस पार्टिकल के ऊपर इस मास का और इस मास का फोर्स लग रहा है, दोनों इक्वल होगा फोर्स.
मैग्नीट्यूड विल बी इक्वल एफ नॉट एफ नॉट, डायरेक्शन अलग अलग है, मैग्नीट्यूड सेम है, ये एंगल 30 डिग्री, ये एंगल भी 30 डिग्री, दिस एंगल इज 30 डिग्री, ये एंगल भी 30, ये भी 30, 30 डिग्री 30 डिग्री। तो इस फोर्स का कंपोनेंट इस डायरेक्शन में आ जाएगा, इस फोर्स का कंपोनेंट भी इस डायरेक्शन में आएगा, और दोनों फोर्स का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कैंसिल। इन दोनों फोर्स के लिए ये एंगल 60 डिग्री है। नेट फोर्स आएगा टुवर्ड्स द सेंटर सी, दिस इज एफ नेट। इस वर्टेक्स का नाम ए बी सी कर दे रहे हैं। तो आप ऐसे लिख सकते हैं, सिंस नेट फोर्स ऑन द मास एट point A is under root f naught square plus f naught square plus 2 f naught into f naught into cos 60. This is 2 f naught square plus 2 f naught square and cos 60 is half, 2 cancel. ये आ गया f naught root 3. This is f net. और f naught की वैल्यू क्या है? F naught is force applied by this mass on this mass or this mass on this mass. G m1 m2 by r square. R square means a distance. A square. G m1 m2 by this distance square. तो यहाँ से देखें तो नेट फोर्स जो आ रहा है वो आ रहा है G m square by a square into root 3. Because this particle is under circular motion. सर्कुलर मोशन में होने के लिए ये नेट फोर्स जो होना चाहिए mv स्क्वायर बाई आर के बराबर। अब सिर्फ आर नहीं पता है, v निकालना है। आर तुरंत पता चल जाएगा, बिकॉज यहाँ से यहाँ तक देखिए ये राइट एंगल ट्राइंगल है, तो उस ट्राइंगल से देखिए cos 30 की वैल्यू, cos 30 इज दिस वन इज a/2, यहाँ से यहाँ तक a/2 है और ये भी a/2, a/2 डिवाइडेड बाई दिस लेंथ दैट इज r। तो यहाँ से आ गया r इक्वल्स a/2 डिवाइडेड बाई cos 30. cos 30 इज √3/2, तो ये 2 कैंसिल, r इज a/√3। तो यहाँ वैल्यू डाल दिया जाए, gm स्क्वायर √3 अपॉन a स्क्वायर इज mv स्क्वायर बाई r, r इज a/√3, √3 कैंसिल, एक a भी कैंसिल हुआ, एक m भी कैंसिल, therefore v is under root gm by a. This is the answer. Root over gm by a, this is the answer. इसका मीनिंग ये हुआ कि कोई भी सर्कुलर रिंग है, इसके एक्सिस पे अगर कोई मास रख दिया जाए तो उस पे ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितना लगेगा। ऐसा एक सर्कुलर रिंग है, रेडियस ऑफ द रिंग इज r, इसके एक्सिस पे एक पॉइंट मास रखा हुआ है m, और इसका डिस्टेंस है x फ्रॉम द सेंटर ऑफ द रिंग। दिस इज यूनिफॉर्म रिंग, यूनिफॉर्म रिंग। इस रिंग का मास है कैपिटल M और रेडियस है कैपिटल R। इसी बात को यूज करेंगे कि रिंग का हर पॉइंट इक्वी डिस्टेंट है फ्रॉम पॉइंट P। तो रिंग के टॉप मोस्ट पॉइंट में एक छोटा सा एलिमेंट लिया जिसका मास है dm, एक छोटा सा एलिमेंट लिया dl लेंथ, और इस dl लेंथ वाले मास वाले पोर्शन का मास है dm। dm कैसे कैलकुलेट होगा? dm इज dm we can calculate total mass per unit length of the ring into length dl। हालांकि इसकी जरूरत अभी नहीं पड़ेगी। Now this dm mass will apply a force on this mass। देखिए कैसे ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऐसे df लगाएगा ये मास। तो रिंग के ऊपर ऐसे ऐसे जितने भी पॉइंट्स लेंगे सबके लिए ऐसी ही स्थिति बनेगी। अब इसको कंपोनेंट में अगर बांटा जाए तो df का एक कंपोनेंट होगा df cos थीटा और दूसरा कंपोनेंट होगा df sin।
ड्यू टू df cos थीटा एंड df sin थीटा, फोर्स विल एक्ट ऑन मास प्लेस्ड एट पॉइंट P, मगर इसमें से ये वाला कंपोनेंट खत्म हो जाएगा। रीजन, ऐसा ही एलिमेंट अगर यहाँ लेंगे तो ये भी फोर्स लगाएगा इसके ऊपर इस डायरेक्शन में, उसका एक कंपोनेंट नीचे होगा जो इसको कैंसिल कर देगा और इधर वाला कंपोनेंट ऐड हो जाएगा, ये 2 टाइम्स हो जाएगा। डीएफ की वैल्यू देखिए कितनी लिखेंगे, जी m1 m2 by r square, this is r, r is r square plus x square, तो r square करेंगे तो इट इज r square plus x square, ऐसा होता है। df forces, this df forces g m1 m2 by this distance square, ये रूट के अंदर है, स्क्वायर करेंगे तो रूट, तो ये दो रास्ते हैं। नेट फोर्स ऑन m is integral df cos थीटा, df cos थीटा को ऐसा सिंबल डाल दिया इंटीग्रल साइन के ऊपर, मतलब पूरे रिंग के ऊपर इंटीग्रेट कर रहा है, इस सिंबल का ये मतलब होता है। या फिर इसको 2 टाइम्स करते हैं, df cos इंटीग्रेट ऑन हाफ रेंज, तब इधर df cos थीटा और 2 टाइम्स df cos थीटा, ये कंप्लीट रिंग पे, ये हाफ रेंज पे, अब वैल्यू डाल के इसको इंटीग्रेट कर देना। Therefore net force is integral df cos थीटा, df ये है g m dm by r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, और cos थीटा यहां से देखिए cos थीटा होगा x अपॉन दिस, x बाई अंडर रूट r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। रिंग के हर पॉइंट के लिए डिस्टेंस यही रहेगा, सो दिस विल बी ट्रीटेड एज कांस्टेंट क्वांटिटी, x भी कांस्टेंट है तो सारा कांस्टेंट हमको बाहर निकाल गया, जी एम एक्स बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2, और इंटीग्रल के अंदर रह गया ओनली डीएम। तो यहां से देख लीजिए इंटीग्रल डीएम कर लेंगे तो एम हो गया, सो नेट फोर्स इज दिस वन एंड फोर्स का डायरेक्शन हो गया टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कुलर रिंग। इस इक्वेशन में, इस कैलकुलेशन में हम लोगों का एम ये है कि x के किस वैल्यू के लिए ये फोर्स मैक्सिमम होगा। फॉर एफ मैक्स, फॉर एफ मैक्स क्या करना पड़ेगा, df by dx इक्वल टू 0, दैट मीन्स कांस्टेंट टर्म को बाहर कर दीजिए, gmm d dx ऑफ x अपॉन r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर टू द पावर 3/2, दैट इज इक्वल टू 0। आप देखिए जो वेरिएबल टर्म था वो रखा मैंने, कांस्टेंट को बाहर कर दिया, ये राइट साइड में चला जाएगा। अब ये u बाई v के फॉर्म में, तो इसको ऐसा लिख सकते हैं, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डिनोमिनेटर का स्क्वायर हो जाता है तो ये क्यूब बचा, और इसको एज इट इज छोड़ देते हैं, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2, और ऊपर वाले टर्म को डिफ्रेंशिएट करते हैं, dx बाई dx माइनस, फिर ऊपर वाले टर्म को छोड़ देते हैं, नीचे वाले टर्म को डिफ्रेंशिएट करते हैं, डी dx ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2 इक्वल टू 0। यही रूल है u बाई v के फॉर्म में, ये भी चला गया RHS, तो अब बच गया यहाँ पे आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2, इसका वैल्यू हो गया 1 माइनस एक्स, यहाँ पे चेन रूल लगाना पड़ेगा, d of r square plus x square to the power 3/2 divided by d of r square plus x square into d dx of r square plus x square equal to 0। इसको सिंप्लीफाई करते गए तो आया x इक्वल्स प्लस माइनस r बाई रूट 2,
यानी यहाँ से r/√2 डिस्टेंस और यहाँ से r/√2 डिस्टेंस पे इस फोर्स का मैग्नीट्यूड मैक्सिमम हो जाएगा। हम लोग को तो मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, तो हम लोग लिखेंगे प्लस r/√2। अगर क्वेश्चन में ये होता है कि फोर्स का मैग्नीट्यूड कब मैक्सिमम होगा, तो दोनों आंसर देना पड़ेगा, प्लस r/√2 भी और माइनस r/√2। हम लोग का एम क्या है कि ड्यू टू दिस स्फेरिकल शेल, अगर बाहर में कोई मास रखा हो यहाँ, ये स्फेरिकल शेल, उस पर कितना फोर्स लगाएगा, उसी मास को इसके अंदर रख देंगे तो कितना फोर्स लगाएगा। ये स्फेरिकल शेल है, यानी सारा मास सरफेस पे। दिस इज अ यूनिफॉर्म स्फेरिकल शेल, इसका मास है m, रेडियस है r। इसके सेंटर से r डिस्टेंस पे एक पॉइंट P है जहां मास पॉइंट मास रखा गया है m। दिस डिस्टेंस इज r। इसका रेडियस है कैपिटल R। सेंटर से r डिस्टेंस पे एक पॉइंट मास रखा है m। In order to calculate force due to this shell, we can divide the shell into various rings of different radii. यहाँ से ऐसे से काटेंगे तो रिंग मिलेगा अलग अलग रेडियस का। यहाँ से काटेंगे ऐसे तो सेंटर तक, इस डायमीटर तक अलग अलग रेडियस का रिंग मिलेगा, और इधर फिर रिपीट हो। तो ऐसा ही समझ लीजिए। टेक दिस रिंग, ऐसा एक रिंग लीजिए। इस पे डायग्राम में मैंने ऐसा दिखा है, ये रिंग एक्चुअली शेल के ऊपर ऐसा है, इमेजिन करना होगा। दिस इज द एक्सिस ऑफ द शेल, और ये जो रिंग लिया गया है सर्कुलर रिंग है, बैक साइड में भी है, सिर्फ फ्रंट पोर्शन मैंने दिखाया। ये जो शेडेड दिख रहा है, दिस इज द एलिमेंट्री रिंग। ये है एलिमेंट्री रिंग। एलिमेंट्री रिंग, इसका मास कहलाएगा dm, और इसका रेडियस अभी हम लोग डायग्राम में देखेंगे कि कितना होगा। देखिए रिंग का ये जो दोनों एलिमेंट लिया गया है, ये अंदर वाला रिंग है और ये बाहर, ये एंगल थीटा है और ये डी थीटा। पहला रिंग, ये लाइन जो लिया गया है थीटा एंगल पे, और दूसरा थीटा प्लस डी थीटा पे। इससे क्या होगा, इस रिंग का जो थिकनेस है ये हो जाएगा r इंटू डी थीटा। रीजन, ये लेंथ r है, ये लेंथ भी r। तो रिंग का रेडियस मतलब यहाँ से एक परपेंडिकुलर डालिए, ऐसे परपेंडिकुलर डाल दिया। दिस इज o, दिस इज o डैश। रिंग का रेडियस ये जो परपेंडिकुलर ड्रॉप किया गया है, दिस इज रेडियस ऑफ द रिंग। ये r है, ये थीटा है, तो ये r साइन थीटा है। रेडियस ऑफ द रिंग इज r साइन थीटा। यहाँ मैं लिख रहा हूँ, रेडियस ऑफ elementary ring is r sin theta। रिंग का सेंटर यहाँ पे है और स्फेरिकल शेल का सेंटर O पे। तो रिंग के सेंटर से पॉइंट P का डिस्टेंस देखा जाए तो ये डिस्टेंस, रिंग के सेंटर, ऐसा रिंग जो बना उसका सेंटर O डैश, O इज सेंटर ऑफ द शेल। ये पूरा r है, ये थीटा है, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जो है, ये डिस्टेंस, ये r cos थीटा हो जाएगा, r cos थीटा। देखिए दिस इज r, दिस इज थीटा, और ये परपेंडिकुलर डाला गया है, तो ये हो गया r cos। ये पूरा स्मॉल r, ये हो गया r माइनस r cos। डायग्राम में क्लियरली इसको शो करिए। मैं यहाँ पे लिख भी दे रहा हूँ, रेडियस ऑफ रिंग लिखा हुआ है, डिस्टेंस बिटवीन, या डिस्टेंस o dash P, दैट इज r माइनस r cos थीटा। क्योंकि रिंग के सेंटर से जिस पॉइंट पे मास रखा है वहां का डिस्टेंस मालूम होना चाहिए, then only we can apply the formula। यहाँ पे रिंग का मास है dm और रेडियस r sin थीटा। dm का कैलकुलेशन कैसे करेंगे, देखिए हाउ टू फाइंड dm। टोटल मास ऑफ द शेल इज m and total surface area is 4 pi r square। Reason is mass is distributed over the area, so this is total mass by total area of the shell multiplied by area of the ring।
रिंग का पेरीमीटर में थिकनेस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो एरिया ऑफ द रिंग हो जाएगा। रिंग का पेरीमीटर है 2 पाई इंटू रेडियस, रेडियस इज आर साइन थीटा, 2 पाई आर साइन थीटा, ये पेरीमीटर हो गया। और थिकनेस है आर इंटू डी थीटा, थिकनेस इज आर डी थीटा। तो इसमें कुछ टर्म कैंसिल हो रहे हैं, आर स्क्वायर कैंसिल, 2 कैंसिल, पाई कैंसिल। सो डीएम मास, एलिमेंट्री मास ऑफ द रिंग आ रहा है m/2 साइन थीटा डी थीटा। देखिए दिस इज मास ऑफ द एलिमेंट्री रिंग। यहाँ पे लिख रहे हैं फोर्स ड्यू टू रिंग ऑन पॉइंट मास इज dF इक्वल, ये रिंग है, इस पॉइंट मास पे फोर्स लगाएगा इस डायरेक्शन, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ डीएफ। डीएफ की वैल्यू हम लोग कहां से लिखेंगे, इस फॉर्मूले से, जी इंटू मास ऑफ पॉइंट मास एम इंटू कैपिटल एम मास ऑफ द रिंग, रिंग का मास हमारे पास इतना है, जी एम इंटू डी एम, डी एम इज द मास ऑफ रिंग इंटू एक था रिंग के सेंटर से यहाँ का डिस्टेंस यहाँ आर, तो आर साइन थीटा स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, दिस इज एक्स, आर माइनस आर कॉस थीटा स्क्वायर और पावर 3/2। आफ्टर रिप्लेसिंग वैल्यू ऑफ डीएम मास और नीचे वाले टर्म को थोड़ा सिंप्लीफाई कर दिए तो ऐसा है। इस तरह के बहुत सारे रिंग बनेंगे इसके अंदर, और हर एक रिंग इसी टाइप से फोर्स लगाएगा। जैसे जैसे पीछे बढ़ेंगे एंगल थीटा चेंज होने लगेगा, यहाँ का रिंग सबसे बड़ा होगा, फिर जैसे जैसे नजदीक आएंगे रिंग छोटा रहेगा, रिंग बड़ा होता जाएगा, अकॉर्डिंगली एंगल चेंज होगा। सो दिस थीटा इज वेरिएबल। उसके अलावा थीटा के अलावा दिस थीटा इज वेरिएबल, थीटा, इसमें थीटा वेरिएबल। Due to all the rings present in the shell, net force on the given mass is integral dF. This is जो कांस्टेंट टर्म है उसको मैं बाहर कर दे रहा हूँ, gmm/2 बाहर कर दिए, बचा हुआ टर्म यहाँ लिखते हैं, r माइनस r cos theta into sin cos theta और पावर है 3/2। We have to integrate this value with proper limit। लिमिट भी डालना पड़ेगा थीटा, लिमिट अभी थोड़ी देर में डालेंगे, पहले इसको समझ लेते हैं। हाउ टू डिसाइड लिमिट, वो भी आपको बताएंगे कि लिमिट कैसे पता चले। बिफोर इंटीग्रेटिंग इट हम लोग को ये वैल्यू चेंज करना होगा, ये वैल्यू चेंज करना होगा। उसके लिए हम लोग इस ट्रायंगल का इस्तेमाल करेंगे। देखिए इन दिस ट्रायंगल इफ वी अप्लाई कोसाइन फॉर्मूला फ्रॉम ट्रायंगल OAP, OAP cos थीटा इक्वल, देखिए कोसाइन फॉर्मूला जो होता है cos थीटा इक्वल, ये स्मॉल आर है और ये कैपिटल आर, तो आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, एंगल के सामने वाला जो साइड रहता है उसका स्क्वायर यहाँ सब्ट्रैक्ट होता है, डिवाइडेड बाय 2r इंटू 1, ये कोसाइन फॉर्मूला कहलाता है, जो हम लोग वेक्टर में प्रूव कर चुके हैं ऑलरेडी। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो ऐसा आ जाएगा, देख आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस 2r cos theta equals x square. So you can see this term is exactly this term. ऐसा क्यों कर रहे हैं वह यहाँ समझिए, कोसाइन रूल से नीचे वाला टर्म यहाँ से हटा देंगे, ये r cos थीटा जो यहाँ दिख
रहा है उसको इससे रिप्लेस कर देंगे, यानी नीचे वाला टर्म को x में बदल दिया, r cos थीटा को भी x में बदल देंगे। कैपिटल R स्मॉल r तो कांस्टेंट है, x इज वेरिएबल, सबको x में ट्रांसफर कर रहे हैं इस x, और sin थीटा डी थीटा को भी x में ट्रांसफर करेंगे। कैसे देखिए, इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर दिया जाए थीटा के रेस्पेक्ट में, तो 2r cos थीटा का डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस sin थीटा, और राइट साइड में आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का डेरिवेटिव 0 माइनस डी डी थीटा ऑफ एक्स स्क्वायर। देखिए ये समझे या नहीं समझे। इस इक्वेशन को 2r को इधर लाके मैंने डिफरेंशिएट किया, तो 2r आर आर cos थीटा का डेरिवेटिव माइनस sin थीटा, r एंड r कांस्टेंट 0 हो गया, एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट करना है चेन रूल, तो ये आ गया 2r sin थीटा इज इक्वल टू 2x इंटू dx बाई डी थीटा फ्रॉम चेन रूल, 2 इज कैंसिल, तो ये आ गया, हम लोग को चाहिए यहाँ sin थीटा डी थीटा, sin थीटा और डी थीटा इधर से आ गया, x dx डिवाइडेड बाई स्मॉल r इंटू, तो तीनों टर्म का वैल्यू हमारे पास आ चुका है। देखिए r cos थीटा sin थीटा डी थीटा एंड डिनोमिनेटर ये पूरा, इन तीनों को रिप्लेस करेंगे तो एकदम बिल्कुल सिंप्लीफाई हो जाएगा गिवन इक्वेशन। रिप्लेसिंग ऑल these three values in this expression, सब लोग फोकस्ड रहिए तभी समझ में आएगा। सो f इज इक्वल टू, ये टर्म जो है gmm/2, gmm/2, और इंटीग्रेशन के अंदर देखिए जो मैं रिप्लेस कर रहा हूँ वैल्यू r माइनस r cos थीटा, r माइनस r cos थीटा, r cos थीटा इज, तो ये हो जाएगा r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2r, यू कैन सी r cos थीटा की जगह रिप्लेसमेंट किया, और sin थीटा डी थीटा यहाँ से x dx बाई स्मॉल r इंटू कैपिटल R, x dx बाई दिस, और डिनोमिनेटर में यहाँ पे ये वैल्यू पूरा एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब। इसको थोड़ा और सिंपल करें तो नेट फोर्स जो हो रहा है दैट इज gmm/2 r इंटू r इंटीग्रल, इसको सिंप्लीफाई करें लेके, ये तो एक्स क्यूब हो गया, इसको सिंप्लीफाई करें तो दिस इज 2r स्क्वायर, और ये 2r बाहर आ जाएगा इंटू 2r, और ये 2r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, एक एक्स कैंसिल हो जाएगा तो एक्स स्क्वायर यहाँ आ जाएगा इंटू डी एक्स, तो मैंने उसको सिंप्लीफाई कर दिया, इसको एलसीएम लेकर सिंप्लीफाई करके इतना लाया। अब यहाँ लिमिट लगाते हैं एक्स का, देखिए जरा थीटा जब 0 होगा तो पॉइंट ए यहाँ पे चला है, इस पॉइंट पे स्केच पेन पे ध्यान दीजिए, यहाँ आ जाएगा एट दिस पॉइंट, थीटा 0 हो जाएगा तो पॉइंट ए इज हियर, तो ये जो एक्स दिख रहा है यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक होगा लोएस्ट वैल्यू, ये पूरा है स्मॉल आर, यहाँ से यहाँ तक कैपिटल आर, तो यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस स्मॉल आर माइनस कैपिटल आर है, तो लोअर लिमिट इज स्मॉल आर माइनस कैपिटल आर। फिर से ध्यान दीजिए अगर नहीं समझ आया, थीटा 0 करेंगे तो पॉइंट ए शिफ्ट होके यहाँ आ जाएगा इस जगह पे, यहाँ से यहाँ तक कैपिटल आर है, तो स्मॉल आर में से इस कैपिटल आर को घटा दीजिए, ये वाली डिस्टेंस एक्स है, यहाँ लिखिए, और थीटा जब पाई हो जाएगा तो पॉइंट ए बिल्कुल इसके अपोजिट आ जाएगा, यहाँ पे इस पॉइंट के अपोजिट, यहाँ से यहाँ तक तो स्मॉल आर, और यहाँ से यहाँ तक कैपिटल आर, तो अपर लिमिट विल बी एक्स इक्वल्स स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर, ये इंपॉर्टेंट है लिमिट समझ। टू GMM by this is 4
आर इंटू आर स्क्वायर। और इंटीग्रल के अंदर देखिए क्या कर लेंगे, इसको एक साथ कर लेंगे, तो ये हो गया आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इंटू एक्स टू द पावर -2 प्लस 1 इंटू डी एक्स इक्वल्स आर माइनस आर टू एक्स इक्वल्स आर प्लस आर। तो आप ये देखिए दो पार्ट में हो गए। So F net is equal to 2 GMM, 4 कैंसिल हो जाएगा तो 2 ही आ जाएगा। ये 2 मिस्टेक। So it is GMM by 4 RR square, ठीक है। GMM by 4 R into R square और इंटीग्रेट किया जाए तो देखिए क्या हो गया, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इंटीग्रल एक्स टू द पावर -2 dx प्लस इंटीग्रल dx और पूरे का लिमिट हो जाएगा आर माइनस आर टू आर प्लस आर। और ये आप लोग आसानी से कर सकते हैं। इसका इंटीग्रल आपको मालूम होगा, इसका इंटीग्रल होता है -1/x और इसका इंटीग्रल हो जाता है x। आफ्टर दैट वी कैन सब्स्टिट्यूट अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट। एक स्टेप मैं यहाँ पे और कर दे रहा हूँ, देखिए GMM बाई 4 आर आर स्क्वायर, ये हो गया आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर -1/x प्लस x और लिमिट डालना है x इक्वल्स आर माइनस आर टू x इक्वल्स आर प्लस आर। इसको सिंप्लीफाई करते जाइए, यू शुड गेट एफ नेट इक्वल्स, सब कैंसिल होने के बाद यू विल गेट GMM बाई आर स्क्वायर। ये पहला केस है फॉर आउटसाइड पॉइंट्स। आउटसाइड पॉइंट्स का मतलब हुआ r इज ग्रेटर देन इक्वल टू r, फॉर r ग्रेटर देन इक्वल टू। फाइनल आंसर इतना आ गया GMM बाई आर स्क्वायर। आप ये सोचिए कि अगर कोई एक पॉइंट मास कैपिटल एम यहाँ होता और एक पॉइंट मास स्मॉल एम यहाँ होता आर डिस्टेंस पे, तो इसमें भी फोर्स इतना ही लगता, GMM बाई आर स्क्वायर इतना ही लगता। स्फेरिकल शेल नहीं लेते, अगर हम लोग एक पॉइंट मास लेते तो भी आंसर उतना ही आता। अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, इफ बोथ द masses आर पॉइंट मास, इतना बड़ा शेल नहीं लेके एक पॉइंट मास लेते तो भी फोर्स इतना ही आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि स्फेरिकल शेल के बाहर कहीं भी मास रखिए तो ये पूरा का पूरा स्फेरिकल शेल एक पॉइंट मास की तरह बिहेव करता है। तो स्फेरिकल शेल का सारा मास हम लोग ओ पे मान सकते हैं, क्योंकि ओ से आर डिस्टेंस पे ये मास और यहाँ अंत में आर आ रहा है, कैपिटल आर का कोई रोल ही नहीं है। तो आउटसाइड पॉइंट के लिए स्फेरिकल शेल पॉइंट मास की तरह ट्रीट किया जा सकता है, इससे यही जानकारी मिल रही है। Therefore, we can treat a spherical shell as a point mass for all outside points. For all outside points. इसी तरीके से अगर ये पॉइंट मास बाहर नहीं यहाँ रखते, इस जगह पे देखिए पॉइंट पी को यहाँ, ये जो मास रखा गया यहाँ रख, इस जगह पे रख, तो सारा कैलकुलेशन सेम रहेगा, सिर्फ डिस्टेंस चेंज होगा। ये पहले बाहर था, ये अंदर आ गया, रिंग वही रहेगा, रेडियस वही रहेगा, रिंग का रेडियस वही रहेगा, रिंग का थिकनेस वही रहेगा, कैलकुलेशन में कहीं कोई चेंज नहीं होगी, सिर्फ ये लिमिट बदल जाएगी। लिमिट अब देखिए क्या होगा, थीटा 0 करेंगे तो पॉइंट पी यहाँ पे है, ए से पी तक का डिस्टेंस x है, थीटा 0 करने पे पॉइंट ए यहाँ आ जाएगा, मगर पॉइंट पी यहाँ आ जाएगा,
पॉइंट P की जगह पे मैं यहाँ P डैश दिखा रहा हूँ, तो थीटा 0 करने पे पॉइंट A विल कम हियर, तो ये डिस्टेंस जो हो जाएगा O से P का डिस्टेंस R है, O से P डैश का डिस्टेंस, तो ये जो आपको दिख रहा है यहाँ कैपिटल R माइनस स्मॉल r हो जाएगा। कैसे? यहाँ से यहाँ तक कैपिटल R और O से P डैश तक स्मॉल r, तो ये डिस्टेंस हो जाएगा कैपिटल R माइनस स्मॉल r, तो ये चेंज हो जाएगा कैपिटल R, यहाँ से यहाँ तक कैपिटल R और यहाँ से P डैश तक स्मॉल r, तो R प्लस R में कोई चेंज नहीं आएगा। क्या चेंज आएगा? दिस लिमिट विल चेंज x इक्वल्स R माइनस R इन सेकेंड केस। क्लास में आई विल एक्सप्लेन, आपको जो नोट्स भेजा है उसमें आप जरूर देखिए इस चीज को, इसके बारे में बताया गया है। आउटसाइड पॉइंट के लिए यही फोर्स 0 हो जाता है। सो आई विल एक्सप्लेन इन द नेक्स्ट क्लास, इसको आप अच्छे से एक बार आज देख लीजिए। दिस इज 0 इन केस 2 फॉर R लेस देन R, केस 2 का 4 इनसाइड पॉइंट, यानी इस मास को सेल के अंदर कहीं भी रखें उस पर कोई फोर्स नहीं लगेगा। G विल बिकम 0, नो ग्रेविटी, ग्रेविटी नहीं लगेगा। अगर इस मास को सेल के अंदर ले आएंगे तो ग्रेविटी काम करना बंद कर देगा, ग्रेविटी का असर नहीं पड़ेगा क्योंकि सारे फोर्सेस कैंसिल हो जाएंगे।